नमस्कार दोस्तों। आज हम वाडीलाल इंडस्ट्रीज़ का एक स्टॉक एनालिसिस करेंगे, एक लेवल टू एनालिसिस करेंगे एक तरह से वाडीलाल इंडस्ट्रीज़ का। तो एजेंडा जो वीडियो का है, सबसे पहले तो बिजनेस मॉडल एनालिसिस करने का है, जो फंडामेंटल्स है वो देखेंगे। दूसरा टेक्निकल्स देखेंगे, चार्ट्स पे किस तरह मूवमेंट हो रहा है स्टॉक प्राइस का, स्टॉक का वो देखने की कोशिश करेंगे चार्ट्स पे। दो वैल्यूएशन सिनारियोस डिस्कस करेंगे, एक बेयर एक बुल सिनारियो। तो जो भी गाइडेंस मिला है नहीं मिला है उस पर एक बेयर और एक बुल सिनारियो एक तरह से डिस्कस करेंगे। कंपनी का फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, क्या लीडिंग इंडिकेटर्स है, क्या ग्रोथ है, क्या सिनारियो है, वो फ्यूचर पोटेंशियल में डिस्कस करेंगे। तो वाडीलाल इंडस्ट्री का ज़्यादा मैं कुछ इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा। फेमस है बहुत कंपनी, एफएमसीजी कंपनी है। कुछ लोग डेयरी कंपनी बुलाते हैं इसको, आइसक्रीम्स बनाती है, राइट। आइसक्रीम्स दूध से बनते हैं, मिल्क से बनते हैं, तो एक डेयरी कंपनी भी बनती है। जितनी डेयरी कंपनी है उतनी एक एफएमसीजी कंपनी है। करीबन 4000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का, राइट। टेक्निकल्स पहले ले लेते हैं। तो स्टॉक चार्ट अगर आप पिछले 5 साल का देखोगे तो जब भी 200 डीएमए टच हुआ है, स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे जब भी आप 200 डीएमए पे स्टॉक प्राइस आया है तो अभी फिर से एक ब्रेकआउट देने की फिराक में लग रहा है। तो काफ़ी कंसिस्टेंटली स्टॉक प्राइस ऊपर गया है पिछले 5 सालों में, और जब भी 200 डीएम में टच किया है एक ब्रेकआउट मिला है स्टॉक प्राइस को, राइट। पिछले 2-3 क्वार्टर्स से जो ईपीएस है वो थोड़ा फ्लैटिश दिख रहा है। अर्निंग्स पर शेयर जो है फ्लैटिश दिख रहा है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि सेल्स ग्रोथ जो है वो ऊपर ही जा रहा है। तो सेल्स ग्रोथ जो आपको दिखेगा, ये जो लंबी डंडिया दिखती है, दिस इज Q1, अप्रैल मई जून का जो गर्मी का क्वार्टर होता है उसका एक तरह से सेल्स सबसे तगड़ा जो 35 to 40% सेल्स जो आता है वो Q1 का सेल्स होता है। जो गर्मियों में जो सेल्स होता है 3 क्वार्टर्स का, 3 महीनों का, वो सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वार्टर होता है। ये क्वार्टर थोड़ा ठंडा गया था क्योंकि बरसात थोड़ी जल्दी आ गई थी। बट अगर आप देखोगे यहाँ पे ईपीएस ग्रोथ जो प्रेशर दिख रहा है ईपीएस में आपको पिछले 1-2 क्वार्टर से, इट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन गोइंग डाउन। तो ये रेड लाइन अगर दिख रही है, मैंने यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 53% हाईलाइट किया है। बट अगर आप बहुत रीसेंट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो 45% तक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिख रहा है। तो द येलो लाइन विच इज़ द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये ऊपर जा रही है, द ग्रीन लाइन विच इज़ द नेट प्रॉफिट मार्जिन ये ऊपर जा रही है। द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज टेकिंग अ हिट। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जब हिट लेता है तो क्या एक तरह से पीएनएल हमें कहने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो when the gross profit margin takes a hit, it means that the company is not able to pass on the increase of the prices of its raw material to the end customer. तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है वो मिल्क है, दूध है, राइट। और दूध का अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है, इनपुट कॉस्ट किसी भी फिनिश्ड गुड का इंक्रीज हो जाता है, तो नॉर्मली कंपनीज कोशिश करते हैं कि वो अपने एंड कस्टमर को पास ऑन कर सके। बट बहुत सारे कंपनीज ये कर नहीं सकते, क्योंकि अगर वो करेंगे तो उनका मार्केट शेयर जो है वो एक तरह से हिट हो जाएगा, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर बनाने का कॉस्ट समझो 100 रुपया है और सेलिंग प्राइस 120 रुपया है, लेट्स से बनाने का कॉस्ट 110 रुपया होता है, बट बेचने का कॉस्ट सेलिंग प्राइस 120 रुपये ही रहता है, 130 या 135 रुपये नहीं करते, क्योंकि अगर 130 या 35 रुपये कर दिए तो मार्केट शेयर एक तरह से हाथ से चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि काफ़ी कंपिटिटिव मार्केट है, फ्रैगमेंटेड मार्केट है, अनऑर्गेनाइज मार्केट बहुत बड़ा है। ऑर्गेनाइज मार्केट में क्वालिटी वॉल्स है कंपिटिटर, अमूल है कंपिटिटर, तो प्राइसेस जो है वो इंक्रीज नहीं करते। तो कहने का अर्थ ये है कि कंपनी के बिजनेस मॉडल में प्राइसिंग पावर नहीं है, राइट। तो इफ यू लुक एट द जून 2025 क्वार्टर, अगर आप देखोगे व्हेन यू कंपेयर इट टू जून 2024, तो सेल्स हैज गॉन अप बाय 9%। तो कुछ मात्रा में वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है, तो सेल्स ग्रोथ में वो रिफ्लेक्ट हुआ है, बट द एक्सपेंसेस हैव गॉन अप बाय 16%, राइट। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट की जो मैं बात कर रहा था, उसके खर्चे जो है वो बड़े हैं, राइट। तो दैट्स वाई द ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज -12%। और ऑब्वियसली ईपीएस और नेट प्रॉफिट में अगर आप देखोगे तो माइनस दिख रहा है आपको। तो द कंपनी इज नॉट एबल टू पास ऑन द इंक्रीज ऑफ द प्राइसेस इन रॉ मटेरियल्स टू इट्स एंड कस्टमर्स, सिंपल एज दैट। कंपनी के बिजनेस मॉडल में प्राइसिंग पावर नहीं है। एफएमसीजी कंपनी है बट अपने बिजनेस मॉडल में प्राइसिंग पावर नहीं है। कमोडिटाइज्ड बिजनेस है, आगे और समझाऊंगा कमोडिटाइज्ड बिजनेस किस तरह से क्लियर होते समझ रहा है। एफएमसीजी कंपनी है, ब्रांड अच्छा है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा इनोवेशन है, बट फिर भी एक कमोडिटी के ऊपर हेविली डिपेंडेंट है। तो जितनी एफएमसीजी है उतनी डेयरी है, राइट। तो व्हाट डज द मार्केट थिंक? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पिछले 1 साल में ईपीएस ग्रोथ इज -8%, तो डी ग्रोथ हुआ है, बट द स्टॉक प्राइस हैज गॉन अप बाय 23%, which means that the contribution of P is 31%. If the contribution of P is 31%, then there is some partial re-rating that has happened in the stock, and the partial re-rating has happened in spite of multiple negatives. एक सबसे इम्पोर्टेंट, कंपनी के जो प्रमोटर ग्रुप है उनमें बहुत सारे झगड़े चल रहे हैं कि
सक्सेशन प्लानिंग का बहुत बड़ा एक तरह से इशू है। 5th जनरेशन प्रमोटर्स चला रहे हैं इस कंपनी को और सक्सेशन प्लानिंग का बहुत बड़ा इशू है। एंड बहुत सारे प्रमोटर के फ्यूड चल रहे हैं, फैमिली फ्यूड चल रही है, ये सबसे बड़ा इशू है। प्रमोटर प्लेज जो है वो 8% का है, तो 7.75% का प्रमोटर प्लेज है। दिस इज नॉट ग्रेट न्यूज, राइट। नेगेटिव ईपीएस दिया है कंपनी पिछले एक साल में, राइट, -8% का नेगेटिव ईपीएस दिया है, बट उसके बावजूद भी स्टॉक प्राइस 23% से ऊपर गया है, राइट। तो कहीं ना कहीं जब मार्केट किसी भी कंपनी को पी देता है, यहाँ पे थोड़ा मैंने पार्शियल री रेटिंग कहा है, कंप्लीट री रेटिंग नहीं कहा है। अगर कंट्रीब्यूशन ऑफ पी लेट्स से 60% होता, 70% होता, 80% होता, तो मैं कहता कि एक अच्छा एक तरह से री रेटिंग मिला है, बट कहीं ना कहीं पार्शियल री रेटिंग मिला है बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स विच आई हैव हाईलाइटेड ओवर हियर. But in spite of that, the market is expecting this stock to go up. The market is expecting the earnings to come to this company. मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ मार्केट मान के चल रहा है कि काफ़ी सॉलिड रहेगा, राइट। कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज मुझे दिखे, माइनर इश्यूज है। माइनर इश्यूज नहीं होते, मतलब कॉर्पोरेट गवर्नमेंट को माइनर बोलना ठीक नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये सारे इश्यूज बहुत सारे दूसरे कंपनीज के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में भी दिखते हैं। तो इस कंपनी में फॉर एग्जांपल प्रमोटर्स ने पर्सनल एक्सपेंसेस को कॉर्पोरेट एक्सपेंस या फिर कंपनी एक्सपेंस में एक तरह से जोड़ दिया है। बहुत सारा जो इसका एक सब्सिडरी है, तो वाडीलाल इंडस्ट्रीज ये है, इसका सब्सिडरी वाडीलाल एंटरप्राइजेस है। तो वाडीलाल एंटरप्राइजेस ने कुछ लोन्स लिए हैं जिसका गारंटर एक तरह से वाडीलाल इंडस्ट्रीज बना है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज है, बट मुझे ये बहुत सब जगह दिखते हैं। मतलब जो भी मैं स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनीज देखता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज में मुझे ये इश्यूज दिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी जो कंपनी के जो प्रमोटर्स है, रेम्यूनरेशन एक तरह से उनका डिवाइडेड बाय 3 है। भले इतना कंट्रीब्यूशन पहले या दूसरे प्रमोटर का या प्रमोटर ग्रुप का इतना ज़्यादा नहीं, तो बहुत सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में आपको बहुत सारे द स्केलेटन्स ऑफ द कंपनी काइंड ऑफ कम आउट व्हेन यू काइंड ऑफ एनालाइज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। एंड मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों की वजह से इस कंपनी को अच्छे से एक री रेटिंग नहीं मिली, एक solid relating नहीं मिली है because of all these things which kind of got highlighted in the related party transaction as well as the succession planning and family feuds and all, right। तो मार्केट एक तरह से एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये कंपनी अच्छा ग्रोथ देगी इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज नेगेटिव्स विच आई स्पोक अबाउट, राइट। तो थोड़ा बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करते हैं। तो इफ यू लुक एट दी लास्ट 10 ईयर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 12% है, इंक्रीज होके 16% हुआ है, इंक्रीज होके 21% हुआ है और फिर थप से 9% गिर गया है, राइट। तो पिछला जो क्वार्टर था काफ़ी ख़राब क्वार्टर था। जैसे मैंने कहा कि बरसात थोड़ी जल्दी आ गई थी, रॉ मटेरियल कॉस्ट का भी थोड़ा यहाँ वहाँ इनका चल रहा था, जिसकी वजह से सेल्स ग्रोथ एक्चुअली केम डाउन, राइट। सो इवन इफ यू लुक एट द प्रॉफिटेबिलिटी, 10 ईयर प्रॉफिटेबिलिटी इज 55%, देन इट रिड्यूसेस टू 29, 49 एंड -8 kind of compounded profit growth for the last 1 year, right? So sales growth, profit growth पे at least for the last 3 to 5 years the company has done really good, but पिछले एक साल का जो आपको growth दिख रहा है, sales growth and profit growth, वो single digit है और negative में profit growth दिख रहा है, right? So this is a decent growth company from the last 3 or 5 years point of view, but पिछले एक साल का growth इतना solid नहीं दिख रहा है, right? Now let's talk about ROE, ROC. तो ROC, anything, ROE, ROC, anything about 20% is good ROE, ROC. It's a long term metric, तो आपको 5 साल का metric देखना पड़ता है ROE, ROC का, तो दोनों 20% से ऊपर है। तो ROC signifies profitability in the business. तो मैनेजमेंट अगर पैसा लगाता है 100 रुपये अपने बिजनेस में, तो उसको 21 रुपये का फायदा साल दर साल पिछले 5 साल हुआ है। ROE इज कि कंपनी कितना एफिशिएंटली शेयर होल्डर्स इक्विटी इस्तेमाल कर रही है। मेरा पैसा, आपका पैसा, मेरा तो पैसा अभी तक लगा नहीं है, बट जिसने भी इसमें पैसा लगाया है उनका पैसा कितना एफिशिएंटली इस्तेमाल करी। तो अगर 100 रुपीज़ बिजनेस में लगे हैं तो जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उनके शेयर होल्डर्स को करीबन 23% से मिला है साल दर साल। और अगर आप देखो प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस इज 21% एंड इट हैज ट्रिकल डाउन वेरी वेल इनटू 23%। मतलब जो भी पैसा बिजनेस कमा रहा है वो अपने शेयर होल्डर्स को वापस दे रहा है, राइट। इवन इन द लास्ट 1 ईयर द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मेट्रिक्स अगर आप देखोगे ये ऊपर ही है, 25%, 24% का ROE, ROC, राइट। तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ दिस बिजनेस इज फेयरली डिसेंट। ग्रोथ भी दे रही थी पिछले 3 साल 5 साल के लिए, बट पिछले 1 साल का थोड़ा
growth damadol ho gaya. The growth rate of this sector is 14%. So if the growth rate of the sector is 14%, then we can look at companies, or we can think about this company could grow at around 20%, 25%, right? The market capitalization is around 4,000 as we had discussed before, right? एक और चीज जो important discuss करनी थी कि if you look at the last 5-year sales growth is around 16% and ROE is around 23%. तो अगर business में करीबन 23% या 23% से पैसा बन रहा है तो 16% से पैसा खर्च हो रहा है, मतलब पैसा ज्यादा बन रहा है, खर्च थोड़ा कम हो रहा है। तो कंपनी कुछ ऐसा हाइपर ग्रोथ वगैरह कुछ नहीं कर रही है, इक्विटी डाइल्यूशन वगैरह नहीं कर रही है, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ कैपिटल की ज्यादा कंपनी को जरूरत नहीं है, डेट वगैरह है थोड़ा, बट ऐसे अलार्मिंग डेट नहीं है, या फिर इक्विटी डाइल्यूशन कॉन्स्टेंटली नहीं कर रही है कंपनी। दैट्स व्हाई द पैट ग्रोथ इज -8% एंड ईपीएस ग्रोथ इज ऑल्सो -8%। तो अगर पैट ग्रोथ और ईपीएस ग्रोथ दोनों सेम रहते हैं, -8% है जैसे यहाँ पे, देन कंपनी ने इक्विटी डाइल्यूशन नहीं किया, कोई हिस्ट्री नहीं है ज्यादा इक्विटी डाइल्यूशन की, राइट? तो कंपनी एक एफएमसीजी कंपनी है, डेयरी कंपनी है, कमोडिटी कंपनी है। मैं कमोडिटी कंपनी इसको इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इफ यू लुक एट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन of the last 10 years, it fluctuates. At one point of time it is 20%, and on the lower side it has been around 8%, right? यहाँ पे 13% था, then it came down to 9%. If the operating profit margin of a company fluctuates, it means the company is not able to pass on the increase of the cost of raw materials to its end customer. तो कंपनी के प्राइसिंग पावर नहीं है, बिजनेस मॉडल में प्राइसिंग पावर नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपिटेटिव मार्केट है, फ्रैगमेंटेड मार्केट है, एज आई हैव टोल्ड, राइट? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फ्लक्चुएट्स। तो ऐसे हो सकता है कि ये 2019 जो आप देख रहे हो अभी, पिछले 1 साल का 2 साल का, ये फिर से 14 या 13 बन सकता है, राइट? तो देयर इज सिक्लिकलिटी इन द बिजनेस एंड दिस हैज टू बी नोटेड डाउन, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? इफ यू लुक एट द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द P&L, इंटरेस्ट कॉस्ट ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, डेप्रिसिएशन थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है बिकॉज द फिक्स्ड एसेट टू टोटल एसेट इज अराउंड 32%, तो थोड़ा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, दैट इज व्हाट गेट्स kind of reflected in depreciation. So operating profit margin is 19%, net profitability is 12%, but net profitability has been below 10% multiple times, right? तो अगर एक business में net profitability 10%, 12% से ज़्यादा हो तो you can say that there is enough profitability in the business, but this being a cyclical business, इसकी net profitability भी cyclical है, right? CFO to EBITDA is 0.6. कंपनी के business model में bargaining power है, अपने जो भी डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स से पैसा जो है एक तरह से कंपनी ले सकती है, आई मीन ले लेती है, मतलब इट हैज़ दिस क्वालिटी ऑफ काइंड ऑफ कन्वर्टिंग प्रॉफिट्स इनटू कैश फ्लोस। तो बिजनेस मॉडल में स्ट्रेंथ है, ऐसा नहीं है कि एक B2B लंपी बल्कि बिजनेस मॉडल है कि क्लाइंट्स पैसे माल ले लेते फिर पैसे नहीं देते, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज इनफ bargaining power in the business model, right? Free cash flow positive company 306 का पिछले 10 साल का free cash flow है, which means that there is enough margin of safety in this company. अच्छी एक strong company दिख रही है इस एंगल से। reinvestment rate अगर आप देखोगे for the last couple of years it's in single digit, and यहाँ पे पिछले साल में 50% का एक तरह से reinvestment rate है। तो कंपनी केपेक्स कर रही है, अगले 2 साल में, अगले 1 साल में केपेक्स करेंगी। FY26 के लिए करीबन 150 करोड़ के केपेक्स का एक तरह से अनाउंसमेंट हो चुका है, बट कंपनी इतना ज़्यादा केपेक्स नहीं कर रही है, राइट? तो रीइन्वेस्टमेंट रेट इज समथिंग विच टेल्स यू कि आगे फ्यूचर में क्या ग्रोथ आ रहा है, मतलब कंपनी अगर केपेक्स कर रही है देन रीइन्वेस्टमेंट रेट इज समथिंग विच विल बी इन डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट। तो पहले जैसे आप देखोगे 260%, राइट, 150%, 237%, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एक तरह से डाले गए थे, जिसके वजह से रीइन्वेस्टमेंट रेट विच इज नथिंग बट केपेक्स डिवाइडेड बाय योर पैट। एंड एज वी डिस्कस्ड बिफोर, टोटल शेयर्स अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कांस्टेंट ही दिख रहे, तो 72 लाख 71 लाख तक के शेयर्स हैं, कोई ज़्यादा इक्विटी डाइल्यूशन नहीं हुआ है कंपनी के P&L पे या बैलेंस शीट पे। तो कंपनी ने काफ़ी फ्रूगली अपने बिजनेस को स्केल अप किया इन स्पाइट ऑफ ऑल द सक्सेशन प्लानिंग एंड प्रमोटर फ्यूड्स एंड ऑल, राइट? तो बैलेंस शीट पे अगर आप देखोगे डेट टू इक्विटी 0.3 है, काफ़ी कंफर्टेबल लेवल पे डेट टू इक्विटी है, थोड़ा लॉन्ग टर्म डेट है, अगले 2 साल में ये कंपनी धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म डेट अपना क्लियर कर देगी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी अगर आप देखो 11%, 12%, 18% पे, नो नीड टू वरी अबाउट the debt on the balance sheet, right? Net fixed asset has been mostly constant, 2.53 के बीच में। Net fixed asset is nothing but how efficiently the company uses the fixed assets, मतलब machinery, plant, asset
तो बहुत तरह के होते हैं, रिसीवेबल्स भी एक एसेट है, इन्वेस्टमेंट भी एक एसेट है, बट नेट फिक्स्ड एसेट जो केपेक्स में लगता है एसेट, वो कितना एफिशिएंटली इस्तेमाल करती है, वो एक तरह से ये NFAT का जो मेट्रिक है वो बताता है. इट्स अराउंड 2.3%, 2.7% ओवर ईयर, राइट. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज अगेन थोड़ा कम हुआ है, 3.7%, 3.7 का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है. थोड़ा इन्वेंट्री अगर आप देखोगे बैलेंस शीट पे, इन्वेंट्री थोड़ा ज़्यादा हो गई है, राइट, इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स. तो एफिशिएंसी पे आई थिंक इट्स अ फेयरली गुड कंपनी. इनफैक्ट अच्छा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी काफ़ी डिसेंट है कंपनी का. तो बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक इट्स अ फेयरली डिसेंट कंपनी. नाउ व्हाट आर द फ्यूचर पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, राइट. एक तो सबसे पहले जो प्रमोटर का जो इशू है, देयर इज अ चेंज इन मैनेजमेंट. तो बहुत रिसेंटली इनके आई थिंक 25 अगस्त को इनके एक नए CEO आए हैं, ज्वाइन किया है. तो दे वांट टू कंप्लीटली मतलब ओनरशिप को मैनेजमेंट से पूरा अलग करना चाहते हो. तो ओनर्स वुड बी द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी एंड द मैनेजमेंट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट हैज़ बीन इंडक्टेड. तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो है, CEO जो आए हैं, इज करेंट 20-25 years of experience in FMCG companies, so fairly kind of an experienced person has joined this company, right. The kind of growth that they want to see is premium growth, because only premium growth or value added growth can offset the increase in the raw material prices. तो एक तरह से commodity play बनते जा रहा है, या commodity play है, cyclical play है. मैनेजमेंट पुश करेगा कि यार वैल्यू एडेड ग्रोथ आ जाए, ताकि ना एक तरह से कमोडिटी, एक वॉल्यूम ग्रोथ से हटकर एक वैल्यू एडेड ग्रोथ आ जाए, ताकि जो सिक्लिकलिटी है उसको थोड़ा ऑफसेट कर सके, राइट. तो कंपनी के 90% बिजनेस इंडिया का बिजनेस है, 10% बिजनेस एक्सपोर्ट्स का है, इंटरनेशनल है. उस 10% में से 90% जो है US का है. तो ये सब टैरिफ वैरिफ का जो झंझट हो गया, तो उसके बाद कंपनी ने डिसाइड किया है कि US में ही अपना प्लांट डालेगी, वहीं पे केपेक्स करेगी और वहीं पे अपनी आइसक्रीम वगैरह बनाएगी, राइट. सो द केपेक्स दैट दे हैव प्लान्ड फॉर दिस ईयर इज 150 करोड़. तो थोड़ा इंडिया का केपेक्स है, थोड़ा US का केपेक्स है. दे वांट टू काइंड ऑफ सीरियसली टेक ऑन द इंटरनेशनल मार्केट्स. US ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये कंपनी, स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रही है, नए नए प्रोडक्ट्स वगैरह लेके आ रही है, right. The threats we have discussed is competitiveness and fragmentation, and there is no pricing power, and seasonality एक important threat है. मैनेजमेंट ने गाइडेंस कुछ नहीं दिया है, सिर्फ इतना कहा है कि 20% रेवेन्यूज US मार्केट से आएंगे. तो हमने खुद हमारा कुछ एनालिसिस किया है, राइट. सो द बुलिश सिनारियो व्हिच आई हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू इज कि कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ अगले 2 साल का रहेगा 17% का रहेगा, राइट. तो एवरेज पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ 16% का है. तो मैंने सोचा कि 17% का सेल्स ग्रोथ यूज कर लेता हूँ ऑन दी अपर साइड. और जो एबिटा ग्रोथ है, सॉरी नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है, जो अभी तक 12% का है, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि लेट्स से जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं उससे और थोड़ा मार्जिन एक्सपेंशन मिलेगा. तो मैंने 13% वहाँ पे एक तरह से 17 और 13% की एक तरह से मैंने ग्रोथ लिया है, राइट. तो सेल्स जैसे मैंने यहाँ पे NPM 13% किया है, राइट. सो द EPS CAGR for the next 2 years comes to be around 21%, which I think is a decent EPS CAGR. और forward peg जो आ रहा है वो 1 आ रहा है, जिसका मतलब ये कंपनी एक fairly undervalued कंपनी दिख रही है. अगर मैं sales growth 17% for the next 2 years and net profitability of 13% for the next 2 years, which is the best scenario I'm taking for this company, right. मैं 20-25% sales growth नहीं बोल रहा हूँ, मैं 17% sales growth बोल रहा हूँ. net profitability जो 12% है वो expand हो गई 13% हो गई. उसके ऊपर एक तरह से मैंने ये कैलकुलेशन किया है. सो द EPS growth is coming out to be 21%, which is a fairly decent EPS growth, and the forward peg is coming out to be 1, which means the company is fairly undervalued as well. तो forward peg अगर 1.5 रहेगा तो मैं कहता हूँ कि fairly undervalued है या fairly valued है, right. बट अगर मैं एक bearish scenario लेता हूँ, right, bearish scenario में मैंने जो sales growth है वो 13% लिया है, और जो सिक्लिकलिटी समझ के कि जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी जो 12% गई है वो फिर से 6% या 8% आ गई. यहाँ पे मैंने 9% की एक तरह से नेट प्रॉफिटेबिलिटी ली है. तो मेरा EPS ग्रोथ अगले 2 साल का -3% आ रहा है, 3% कैगर आ रहा है. पैक काटने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट. तो दिस इज़ द बुलिश सिनारियो, दिस इज़ द बेरिश सिनारियो. कंपनी का जो करंट PE जो है वो 29 का है, मीडियन PE 21 का है, अर्निंग्स यील्ड इज़ अराउंड 5%. तो GSEC या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है वो 6.6% पे एक तरह से ट्रेड कर रहे हैं. तो इस कंपनी का अर्निंग्स यील्ड 5% है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा ही डिफरेंस है. तो मैं नहीं कहूँगा कि ये बहुत अंडरवैल्यूड कंपनी है, एक फेयरली वैल्यूड कंपनी लग रही है मुझे. अगर मैं एक बुलिश सिनारियो एक तरह से कंसिडर करूँ तो मैनेजमेंट चेंज हुआ है, ग्रोथ ठीक ठाक है. ये क्वार्टर थोड़ा बुरा क्वार्टर था बिकॉज ऑफ
अर्ली मानसून्स एंड जो भी दिक्कत हुई है रॉ मटेरियल कॉस्ट के ऊपर, बट एक बुलिश सिनारियो पे करीबन 21% ऑन द टॉप साइड 21% ईपीएस ग्रोथ दिख रहा है, एंड बेरिश सिनारियो करीबन -3.3% का ईपीएस ग्रोथ दिख रहा है। तो आपको एक तरह से एक रेंज मिल गया है। यू कैन टेक अ कॉल अबाउट व्हाट यू वांट टू, how you want to take this company ahead, right? So this was a brief about Vadilal Industries. Hope you liked this analysis. If you have, please share this work with other people, and please give a simple like if you found value in this video. Thank you very much for your time. Take care.